नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। दिसंबर 2020 है। बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। बंगाल में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है जदयू। पश्चिम बंगाल के जदयू प्रदेश अध्यक्ष से मंगाई गई रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जदयू लगभग 50 सीटों पर अपनी ताकत आजमाएगा। पार्टी ने सीटों की संख्या को लेकर मोटे तौर पर यह मन बनाया है। आखिरी तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCPC को यह फैसला लेना है कि पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएं। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव KC त्यागी का कहना है कि वह कोई बदले की भावना के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में नहीं जा रही है। पार्टी अपने विस्तार की योजना के तहत पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। जदयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की जदयू इकाई से यह रिपोर्ट मंगाई गई है। वहां किन किन क्षेत्रों में पार्टी को अपने प्रत्याशी देने चाहिए। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर पार्टी अपने को केंद्रित करेगी जहाँ बिहारी वोटर और खासकर पूर्वांचल के वोटरों की संख्या अधिक है। इस क्रम में हावड़ा, वर्धमान और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। शराबबंदी कानून की समीक्षा के लिए हो सर्वदलीय बैठक। 136वें स्थापना दिवस पर तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेसी। सेवा दल का 58वां दल दिवस भी मना ली संगठन मजबूत करने की शपथ। बिहार कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक कर शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग प्रदेश सरकार से की है। प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के बाद अब पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि शराबबंदी कानून बेहतर निर्णय है, लेकिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए। डॉक्टर झा कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। डॉक्टर झा ने कहा कि शराबबंदी कानून की खामियों की वजह से जो नतीजे आने चाहिए वह नहीं आ रहे हैं। अब आवश्यकता है कि सरकार इस कानून की समीक्षा करे और यदि कानून में कहीं कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जाए। उन्होंने मांग की है कि सरकार शराबबंदी कानून की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। डॉक्टर झा ने इस दौरान किसान आंदोलन और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार की जा रही वृद्धि को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार पर भी हमले किए। बच्चों के खाते में भेजी जाएगी छात्रवृत्ति, साइकिल और प्रोत्साहन व पोशाक की राशि। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति, साइकिल, प्रोत्साहन राशि और पोशाक योजना की राशि उपलब्ध होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नामांकित 2 करोड़ बच्चों का ब्यौरा मेधा पोर्टल पर अपलोड किया है। वहीं वित्त विभाग ने लाभुक योजनाओं की राशि 4,345 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के चलते सरकारी स्कूलों में लागू विभिन्न योजनाओं के लिए बच्चों की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता पहले ही खत्म की जा चुकी है। ऐसे में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी नामांकित 1 करोड़ 66 लाख बच्चों के पोशाक एवं छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जन वितरण प्रणाली के 264 दुकानदारों की जांच। जन वितरण प्रणाली के तहत अनाज वितरण में मनमानी और अनियमितता कर रहे दुकानदारों के खिलाफ सरकार एक्शन में है। राशन वितरण अब ई-पास मशीन से हो रहा है, फिर भी डीलर सिस्टम को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गया, जहानाबाद, नवादा, कैमूर, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, बांका, मुंगेर, सहरसा और मधेपुरा जिले के 264 दुकानदारों के विरुद्ध जांच करने का आदेश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 54 दुकानदारों के लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया है। विभागीय स्तर पर समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिन दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनके खिलाफ जांच में नियमित रूप से दुकान नहीं खोलने की शिकायत मिलती थी, जो जांच में सही पाई गई थी। विभाग के सचिव विनय कुमार ने अनाज वितरण के मामले में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। 2025 तक 25 शहरों में दौड़ेगी मेट्रो। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किया चालक रहित मेट्रो का शुभारंभ। कहा, देश दिखेगा नियो और वाटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में देश की पहली चालक रहित मेट्रो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम के बीच बगैर चालक के मेट्रो दौड़ पड़ी। पीएम ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी शुभारंभ किया, जिसका इस्तेमाल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां चालक रहित मेट्रो की सुविधा है। इसके बाद देश के लोगों को लाइट, नियो और वाटर मेट्रो की सुविधा भी मिलेगा।
वर्ष 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो का करीब 1700 किलोमीटर का नेटवर्क होगा। पीएम ने कहा कि भविष्य की जरूरतों के लिए देश को तैयार करना सरकार का अहम दायित्व है, लेकिन पहले इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। आधे अधूरे मन से काम होता था। उस समय शहरीकरण के बाद प्रभाव से निपटने में शहरों को तैयार नहीं किया गया। देश के कई हिस्सों में शहरी बुनियादी ढांचे की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। मौजूदा सरकार ने शहरीकरण को चुनौती न मानकर अवसर के रूप में इस्तेमाल किया ताकि बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित हो सके। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच अब कल होगी वार्ता। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों से सरकार की अगले दौर की वार्ता 30 दिसंबर को करने की हामी तो भर दी है, लेकिन मांग में कोई नरमी नहीं है। इनके साथ साथ एमएसपी की गारंटी, पराली जलाने पर जुर्माना न होने व बिजली अध्यादेश के बदलाव की मांग भी शामिल है। ऐसे में वार्ता कितनी सफल होगी यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सकारात्मक पहलू यह है कि 25 दिन के बाद फिर वार्ता की सूरत बनी है। सरकार की ओर से वार्ता में हिस्सा लेने के लिए 40 संगठनों के नेताओं को बुलावा भेजा गया है। इसके पहले किसान मोर्चा ने अपने कुछ मुद्दों के साथ 29 दिसंबर को वार्ता में आने का प्रस्ताव भेजा था। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने अपने पत्र में किसान संगठनों के उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने की बात कही है। अग्रवाल ने कहा है कि सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके सकारात्मक नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद जगी है। अब भी 9000 टीचर्स के नियोजन फोल्डर गायब। शिक्षा विभाग को जिलों से शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी रिपोर्ट मिली। प्रारंभिक शिक्षकों की निगरानी जांच में तेजी आएगी। इसके लिए जिलों से नियोजित शिक्षकों के संबंधित कितने दस्तावेज निगरानी की जांच को सौंपे गए हैं, इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल गई है। विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा होगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिलों से आई रिपोर्ट से पता चला है कि 9000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के नियोजन संबंधित दस्तावेज यानी फोल्डर गायब हैं। हालांकि रिपोर्ट की पूरी समीक्षा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कितने नियोजन इकाइयों में कितने शिक्षकों के नियोजन फोल्डर नहीं मिले हैं। इसकी कल होगी पूरी रिपोर्ट की समीक्षा। हाल में शिक्षा विभाग ने निगरानी को 1,10,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों समेत नियोजन फोल्डर मुहैया कराने का आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया था। 23 दिसंबर तक जिलों में जांच कर रही निगरानी टीम को शिक्षकों के दस्तावेज मुहैया कराने थे और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी थी। शिक्षा विभाग हर जिले की रिपोर्ट को कंबाइन कर रहा था। इसके बाद 30 दिसंबर को पूरी रिपोर्ट की समीक्षा होगी। ट्रांसफर में एक शिक्षक को 3 जिलों को मिलेगा विकल्प। अंतर जिला तबादला और नियोजन इकाइयों के बीच नियोजित शिक्षकों के तबादले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके लिए बनाए गए विशेष पोर्टल एवं सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन मंगलवार को प्रधान सचिव संजय कुमार के समक्ष किया गया। औपचारिक तौर पर वर्ष 2021 के जनवरी के अंत में तबादले के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि एकमुश्त तबादले जून में किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कुछ खास नियम भी बनाए हैं। इसमें विशेष बात यह है कि तबादले में उम्रदराज महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। उसमें सबसे अहम है कि एक शिक्षक को 3 जिलों नियोजन इकाइयों का विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प केवल आपसी सहमति से होने वाले पुरुष शिक्षक के तबादले में भी दिए जाएंगे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक सेवा काल में दिए जाने वाले इस स्वैच्छिक तबादले में सबसे पहले दिव्यांग, उसके बाद महिला और अंत में ऐसे पुरुष शिक्षक के तबादले किए जाएंगे जो आपसी सहमति के आधार पर तबादला चाहते हैं। महिलाओं में सबसे पहले उम्रदराज शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांगों में सबसे पहले उम्रदराज महिला को प्राथमिकता मिलेगी। उम्र के अलावा पोर्टल में तबादले के लिए नाम के अल्फाबेट अक्षर क्रमानुसार भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्राथमिकता भी तय की जाएगी। 36.61 लाख बच्चों को मास्क उपलब्ध कराएगी जीविका दीदी। 4 जनवरी से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में लगा हुआ है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कुल 36.61 लाख बच्चों को 73 लाख से अधिक धोने योग्य मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मास्क उपलब्ध कराने की जवाबदेही जीविका दीदियों को दी गई है। कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 2 मास्क उपलब्ध अनिवार्य रूप से कराया जाए। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। शिक्षकों ने खटखटाया शिक्षा विभाग का दरवाजा। पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए एक बार फिर शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे शिक्षकों का संगठन शिक्षक संघ बिहार के अध्यक्ष केशव कुमार ने समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके निराकरण के लिए सोमवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन भुगतान जारी रखते हुए वैसे शिक्षक जो विभिन्न कारणों से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं ले पाए हैं के नामांकन की व्यवस्था की जाए।
प्रशिक्षण परीक्षा में जो फेल कर गए हैं या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद इंटरमीडिएट के 50% प्राप्तांक नहीं रहने के कारण परिणाम नॉट कंप्लीट किया गया है, उन्हें परिणाम सुधारने का मौका देते हुए फिर से परीक्षा लेने का आग्रह किया गया है। हड़ताल अवधि का वेतन, नव प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान निर्धारण का बकाया वेतन, अंतर वेतन, मातृत्व अवकाश आदि पर भी खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।